हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और अभी अपनी पढ़ाई को बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम तो बस जस्ट आने ही वाले हैं। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये शानदार रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम आपको पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं। और मैं आपको इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवा ही रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। सबसे पहले तो अभी तक हमने अपने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए हैं शुरुआत में ही, तो अब हम आगे चल रहे हैं और आज हम करने वाले हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ डिमांड को खत्म करा था, आज हम करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट नंबर 1 के ही, ऑब्वियसली, इसके अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जब अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं करा है, पुराने लेक्चर को शेयर नहीं करा है, तो जरूर उनको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, क्योंकि वो भी इस भरपूर प्रक्रिया का, इस रिवीजन प्रक्रिया का आनंद उठा सके और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को जोरों शोरों से कर सके। तो जरूर उन्हें शेयर कीजिए और उनके साथ अपनी पढ़ाई को भी और ज्यादा अच्छा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसके अंदर पहले हमें कंजम्पशन का मीनिंग जान लेना बहुत जरूरी है, तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे आगे। ठीक है, एक बार, हाँ ओके, परफेक्टली सब रेडी है। ठीक है, तो कंजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? कंजम्पशन इज द डिफाइंड एज अ सेटिस्फैक्शन। कंजम्पशन क्या? सेटिस्फैक्शन। आप कोई चीज कंज्यूम करते हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है? हाँ जी, मिलता है। इसका मतलब यही बोला गया, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स थ्रू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप कोई भी गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन करेंगे या उसको यूज करेंगे, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वही आपको क्या करेगा? अल्टीमेटली आपकी यूटिलिटी को बढ़ाएगा, वही यूटिलिटी कहलाएगा इनफैक्ट। ठीक है, तो कंजम्पशन के डिटरमिनेंट्स बताए गए हमें कुछ, प्रेजेंट इनकम, फ्यूचर इनकम एंड वेल्थ इनकम। ये जो कंजम्पशन डिपेंड किस पर करती है? हमारी आज की इनकम क्या है, हमारी फ्यूचर की इनकम क्या है, या हमारी वेल्थ कितनी होगी, टोटल वेल्थ कितनी है। तो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है यहाँ से, इस प्रकार से। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आप हो, ये आप छोटे से प्यारे प्यारे से आप हो। ठीक है, आपने क्या करा? आपने सोचा कि मुझे ना आइसक्रीम खानी चाहिए, आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर से 50 रुपए लेकर के निकले। आपने कहा मैं जो आइसक्रीम खाने वाला हूं उसका प्राइस 50 रुपए है, मतलब आप इस आइसक्रीम के लिए 50 रुपए देने के लिए रेडी हैं। आप कितने विलिंग हैं इस आइसक्रीम को खरीदने के लिए? 50 रुपए में आप आइसक्रीम खरीद लेंगे। जैसे ही आपने आइसक्रीम वाले से पूछा, ए भैया जी ये आइसक्रीम कितने की है, तो उन्होंने कह दिया जी ये आइसक्रीम तो सिर्फ 30 रुपए की है। ओ माई गॉड, तो बताओ आप देने के लिए कितना रेडी थे? 50। आपको चीज मिल कितने में गई? 30 में। तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जी फायदा हुआ। आपने क्या एक्स्ट्रा मजा उठाया जीवन में? जी हाँ, एक्स्ट्रा मजा उठाया 20 रुपए का। आपने 20 रुपए आप मौज मस्ती कर लोगे। और तो ये जो 20 रुपए जो बीच के बचे, इसे ही बोला गया क्या? सरप्लस। और ये हम किसके एंगल से पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर के एंगल से, तो इसलिए इसको बोला क्या गया? कंज्यूमर सरप्लस। यानी कंज्यूमर जितना पैसा देने को रेडी है उससे कम में अगर उसको कोई चीज मिल जाएगी तो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी है, और एक कॉन्सेप्ट दिया किसने? ये आपको याद होना जरूरी है, मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल ने इसका हमें ज्ञान दिया था। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। दिस कॉन्सेप्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डीएमयू। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये भी है सी के अंदर, कि जो कंज्यूमर सर्विस का जो टॉपिक है ये ड्राइव कहां से हुआ है? ये ड्राइव हुआ है लॉ ऑफ डीएमयू से, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना जरूरी है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं, आपको और अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज है, तो ध्यान रखना क्या बात मैंने बताई आपको यहाँ पर। तो किसने दिया ये वाला कॉन्सेप्ट? एल्फ्रेड मार्शल ने। इस कॉन्सेप्ट को किस पर बेस बनाया गया? ये कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू से। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इज अ डिफरेंस, क्या है? इट इज अ डिफरेंस यानी बिटवीन विलिंग प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, यानी 50 रुपए और 30 रुपए के बीच का जो अमाउंट है वही क्या है हमारा? 20 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, देखो विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसको बोल सकते हैं क्या? डिमांड प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। यानी कि हम कितने में डिमांड कर रहे थे आइसक्रीम? 50 रुपए, बट मार्केट में कितने में अवेलेबल है? 30 रुपए में। 20 का हो गया फायदा। ठीक है, तो इसे ही बोलेगा कंज्यूमर सरप्लस। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको डेफिनेशन समझाते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। तो वही है, रिपीटिशन होगी अब यहाँ पे। देखो द एक्सेस यानी 20 रुपए, which the excess of price which a consumer is would be willing to pay for a thing rather than to go without the thing and over what he actually does pay, यानी जितना वो पे करने की इच्छा रखता है उससे कम में उसे मिल गया, सीधी बात। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? लॉ ऑफ डीएमयू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती रहेगी?
वो कम होती रहेगी, यानी आपको उसके मन भरता रहेगा। जैसे आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपने एक चॉकलेट खाई, आपको बहुत मजा आ गया, आपने दोबारा तुरंत एक और चॉकलेट खा ली, जितना मजा पहली चॉकलेट में था क्या उतना मजा दूसरी चॉकलेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तीसरा जो आपने बाइट लिया चॉकलेट, तीसरी चॉकलेट आपने खाई तो उसमें उतना मजा नहीं मिला जितना पहली चॉकलेट और दूसरी चॉकलेट में था, तो तीसरी में और कम हो गया। चौथी चॉकलेट आपने तुरंत खाई, उसमें फिर और कम हो गया। तो इस प्रकार से एक लेवल ऐसा आया कि आपका क्या हो गया, मन भरिया और फिर आपको बिल्कुल भी मजा आना बंद हो गया। जैसे आपने एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, आपको बिल्कुल मजा, जो उतना ही मजा मिला जितना आपने पहले में लिया था, सेम जीरो, कुछ मजा नहीं आया आपको, बिल्कुल आप जीरो पे सवार हो गए। और उसके बाद जैसे आपने एक और चॉकलेट खा ली उसके बाद, जैसे जीरो के बाद, तो आपने जितनी चॉकलेट पहले खाई थी वो सारी चॉकलेट भी क्या हो गई आपके साथ बाहर आ चुकी हैं। इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का हो जाना। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ एवरी कंज्यूमर, और नेचुरल है, हर कंज्यूमर को ये होता ही है। इट इज बेस्ड अपॉन द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वांट्स, दैट इज अ पर्टिकुलर वांट इज सुटेबल, और सुटेबल यहाँ पे सेटेबल कहना चाहते हैं ये वैसे तो, ठीक है, पर्टिकुलर वांट इज सेटेबल। बताया गया था कि हमारी वैसे तो बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन हम सारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट क्या एक इच्छा को तो हम पूरा कर सकते हैं ना, मतलब हमारी 10 इच्छाएं हैं, हम 10 को पूरा नहीं कर सकते, बट क्या 10 की 10 पूरे होने योग्य हैं? हाँ जी हो गया। लेकिन अगर मैं एक पूरी करूं तो शायद मुझे 9 छोड़नी पड़े, बट क्या मैं 10 में कोई एक भी चुन सकता हूँ ना? हाँ, कोई भी चुन सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, तो ईच वांट इज सेटेबल, यानी हर एक वांट क्या है, फुलफिल की जा सकती है, बट सारी एक साथ फुलफिल नहीं की जा सकती। समझ, इस बात को समझो, हर एक वांट फुलफिल की जा सकती है, ईच वांट कैन बी सेटेबल, बट एवरी वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम, यानी हम एक एक करके तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हम एक साथ सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सारी वांट को। ठीक है, तो ये कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a person goes on increasing the consumption of any one commodity, the additional unit derived from the additional unit goes on diminishing, यानी जैसे हम एक एक चॉकलेट खाते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ती हुई चॉकलेट जो हमने खाई है उससे हमारा जो मजा है वो कम होता रहेगा, यानी हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी कि जो यूटिलिटी हमारी वो क्या हो रही है, मार्जिन यूटिलिटी वो गिरती जा रही है एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते करते। तो लॉ ऑफ डीएमयू वाज फर्स्टली प्रोफाउंडेड बाय एच गोसान। तो किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? मिस्टर एच गोसान। कब दिया था? 1854 में। तो इसीलिए इसे बोला जाता है गोसान्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, द लॉ ऑफ डीएमयू वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, और जो डीएमयू का जो कॉन्सेप्ट है वो असली में डेवलप किसने करा? मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल। इसलिए मार्शल साहब को हमें याद रखना। ठीक है, चलो अब मार्शल की दी हुई डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव, मतलब वही एमयू की डेफिनेशन दी है इसने मार्जिन यूटिलिटी की, जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन मिलता जा रहा है वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, या वही क्या है? यूटिलिटी कहा गया। ठीक है, डिमिनिशिंग विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज, जो हमारे पास है वही। जैसे क्या बोला गया, आपने एक रोटी खाई, आपने 2 रोटी खाई, आपने 3 खाई, आपने 4 खाई, आपने 5 खाई। पहली रोटी खाकर के आपको बड़ा ही मजा आ गया 10 यूटिल्स का। दूसरी आपने खाई, मतलब जैसे आपने एक और बढ़ाई, तो जितना मजा आपको पहली में मिला उतना दूसरी में नहीं मिला ना यार, तो दूसरी में आपको सिर्फ 8 का मजा मिला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने तीसरी फिर खा ली, तो जितना मजा आपको पहले मिला उससे कम ही मिलेगा, आपको सिर्फ 5 का मजा मिला। ओ माय गॉड। फिर आपने चौथी खाई, चौथी खा के तो आपको 1 का ही मजा मिला, और 5वीं खा के भी आपको कितना मजा मिला? जितना आपको ऊपर मजा मिला उतना ही मजा मिला, तो मजा ही नहीं आया, आपको 0 मजा मिला। और जैसे हमने छठी खा ली तो आप तो माइनस में पहुंच गए, -2 कर लो, ये हो गया। तो यही क्या है? हमारी यूटिलिटी है। इसी को बोला जाता है प्यार से मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है फिर? टीयू क्या होता है? टोटल ऑफ एमयू, यानी पहली रोटी पे तो 10 बराबर हो जाएगा, दूसरी पे जितना मजा पहले मिला और दूसरा खा के एक्स्ट्रा मजा जो मिला दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 18। तीसरा क्या होगा? 18 + 5 = 23। चौथी में कितना मजा मिला? 24। फिर 5वीं छोटी रोटी और खाई, जो टोटल 5 रोटी में कितना मजा मिला आपको? 24 मिला, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ मिला ही नहीं। और जब छठी और खाली तो आपका जो मजा था वो कम हो गया, और आपको कितना मजा मिला? सिर्फ 22। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। तो देखो ये लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी आपको टोटल मजा कितना मिला सारी रोटियां खाकर या सारी चौट खा करके, बाय द कंज्यूमर बाय द कंजम्पशन ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ अ थिंग। ठीक है, थिंग का अंदर कोई भी आइटम जो आप खा रहे हैं। द सम ऑफ एमयू इज ऑल्सो कॉल्ड टीयू। तो जो हमने क्या करा, एमयू को टोटल करते गए तो हमें हमारा क्या मिलता गया? हमें अपना टीयू मिलता गया। तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। एमयू क्या होता है सर? एमयू क्या होता है? एमयू बताया ना भी क्या होता है, जो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वही होता है। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी। ध्यान से पढ़ना, यही एग्जाम की लाइन बनती है, क्वेश्चन यही बनता है। डैश इज द एडिशनल यूटिलिटी बाय द कंज्यूमर विच ही ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। तो इसे क्या बोलेंगे? टीयू एमयू। तो आपको ध्यान रखना है,
एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके हमें एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, उसे ही बोला जाता है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी, ओके, इट इज कॉल्ड एज एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये कैसे निकालते हैं हम, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस। देखो अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल को अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर तुम्हारे, तो हमने क्या करा, ये हमारे पास टीयू है, मैं दिखा दूं, ये हमारे पास टीयू है, मुझे इससे एमयू निकालना है, मुझे उससे एमयू निकालना है। देखो निकला हुआ है, वैसे मैं तुम्हें दिखा दूं टीयू से एमयू कैसे निकालेंगे। तो पहले पॉइंट में तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, देखो दूसरे पॉइंट पे क्या निकालेंगे आप, बोलेगा टीयू एन, मुझे दूसरे का निकालना है, तो एन कितना हो गया 2, तो टीयू एन पर कितना है मेरा 18 माइनस टीयू एन माइनस 1, यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी उससे ऊपर वाला, तो 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 23 में 18 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 24 में 23 माइनस किया तो 1 आ गया, 24 माइनस किया तो 0 आ गया, और फिर 22 में 24 माइनस किया तो -2 आ गया। तो देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बराबर हो गया कि नहीं होगा, ऑब्वियसली। तो टीयू से एमयू निकालना हो या एमयू से टीयू निकालना हो, सेम थिंग हम निकाल सकते हैं। ओके सर, मजा आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस चलते हैं टॉपिक पर, आ जाओ। एमयू हमने पढ़ लिया, देखो यार ये तो रखा है इसने, देखो यूनिट रखी है 1 2 3 4 5 6, यूटिलिटी रखी है 40 70 90 100 190, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना टोटल यूटिलिटी हो गई। क्या टीयू से एमयू निकाला सकता है, हाँ निकाल सकता है। तो कैसे निकाला होगा इसने, ये टीयू रख दिया पहले बात पे, ठीक है। अब सेकंड पे निकालो, 70 माइनस 40 कर दिया भाई ने, फिर 90 माइनस 70 कर दिया तो 20 मिल गया, 100 माइनस 90 करो 10 मिल गया, 100 माइनस 100 0, 90 माइनस 100 -10, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा टीयू एमयू, आपको उसके लिए पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ फटाफट रिवीजन करेंगे। ओके, अब टीयू और एमयू का डायग्राम कैसे बनता है, यानी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो सुनो, ये जो बताया है इसने कि टीयू जो है ऐसा कुछ बन रहा है अजीब सा, तो ये अजीब सा नहीं, इसको समझने के लिए आपको मैं एक बात बताता हूं। कोई सा भी दुनिया में ग्राफ हो, ये बना दो, देखो दुनिया का कोई सा भी ग्राफ हो, अगर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो टीयू है हमारा, टीयू हमारा शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, बढ़ रहा है, बट उसका रेट कैसा है बढ़ने का, डिक्रीजिंग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, देखो तुम्हारे 10वीं क्लास में नंबर आए, 10th क्लास में तुम्हारे नंबर आए 70%, बहुत बढ़िया हो गया। 11th क्लास में तुम्हारे नंबर कितने आए 80%, अरे वाह मजा ही आ गया। और फिर 12th क्लास में तुम्हारे नंबर कितने आए, कितना नंबर रखोगे 85%, ठीक है। तो ध्यान सुनो, अब क्या 10वीं से 11वीं में तुम्हारी ग्रोथ हुई, हाँ जी हुई, कितने परसेंट की 10% की। क्या 11वीं से 12वीं तुम्हारी ग्रोथ हुई टोटल, इन टोटलिटी तो ग्रोथ हुई ना, 80 से 85 पहुंच गए, बट बढ़ोतरी कितनी हुई सिर्फ 5% की। तो इंक्रीजमेंट तो हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है, बट जो बढ़ने का जो रेट है, बढ़ने का जो रेट है वो कैसा है, वो डिक्रीजिंग है, यानी आप घटती दर से, यानी आप डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। ओके, ऐसे कल को आप कितना नंबर लेके आएंगे, कल को आप और अच्छे नंबर लेंगे, कितना ले आओगे आप लेकर के, मान लो आप लेकर के आ गए 89 नंबर, 89% इसके बाद ग्रेजुएशन में, लेकिन आपकी जो इंक्रीमेंट हुई है वो टोटलिटी में तो इंक्रीज हुई है, बट अगर मैं रेट देखूं तो सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है इस बार। तो घर वाले क्या बोलेंगे, हमने तो सोचा कि तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी, बट तुम तो क्या निकले नालायक निकले, तुम तो अपनी ग्रोथ घटा दी। तो ये चीज है, यानी टोटलिटी में तो बढ़ रहा है, बट अंदर जो पीछे जो फैक्टर चल रहा है वो डिक्रीजिंग रेट का है। तो इसीलिए बोला गया जब भी कोई ग्राफ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, दोबारा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो वो शुरुआत में कैसा होता है, उसकी जो शोल्डर होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से झुके हुए होते हैं, ठीक है। और टीयू शुरुआत में बढ़ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट का तो मैक्सिमम पे आ जाएगा, नहीं उसके बाद वो नहीं बढ़ सकता, उसके बाद वो क्या करेगा, सिर्फ गिरेगा ही गिरेगा। तो इसलिए देखो ऐसा ग्राफ बना है, तो शुरुआत में क्या था, ये बढ़ रहा है, बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इसलिए इसके शोल्डर कैसे झुके हुए हैं, ठीक है, आएगा इसका मुंह झुका हुआ है, ये चीज है, कछुए ऐसा है इसीलिए। और अगर ये इंक्रीजिंग रेट से होता, यानी 10th में 70%, 11th में 80%, 12वीं में 95%, तो कितना हो गया, यहां से यहां पहुंचे 10% की बढ़ोतरी, यहां से यहां पहुंचे 15%, तो उसका जो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग रेट का वो हमेशा कैसा होगा, उसका दूसरे तरीके से होगा, उसका एकदम आगे की तरफ छाती फुला करके ऊपर चलेगा, आगे सीना चौड़ा कर करके, है ना, छाती चौड़ी करके 56 इंच की तरह, तो वो वैसा होगा इंक्रीजिंग रेट का, वो आएगा जब तब दिखाऊंगा, अभी डिक्रीजिंग रेट समझ लो, सिंपल डिक्रीजिंग रेट से कोई ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो शोल्डर झुका करके चलेगा बस। और उसके बाद क्या होता है, टीयू हमारा गिरने भी लगता है, तो वो गिर के भी जाता है आगे चल के, तो ये चीज। और एमयू क्या होता है, एमयू शुरुआत में देखो क्या था, एमयू तो हमेशा ही क्या हो रहा है, एमयू तो हर समय गिरता ही गिरता है, देखो
एम यू तो कहाँ गया, एम यू एम यू एम यू एम यू एम यू तो गिरे यार, 40 से 30, 30 से 20 से 10 और 0 -10, एम यू तो गिरेगा ही गिरेगा। तो एम यू हमेशा गिरेगा, इसलिए एम यू कैसा है, लेकिन शुरुआत में तो चलेगा कहाँ से, वहीं से चलेगा, ये भी जहाँ से टी यू चला था, तो ये भी वहीं से चलेगा उसी पॉइंट से, लेकिन गिरते गिरते कहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव में पहुँच जाएगा। एम यू नेगेटिव हो जाता है ना, हाँ हो जाता है। टी यू पहले बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम पे आता है, नहीं उसका टी यू अब नहीं बढ़ सकता, उस पॉइंट पे एम यू क्या होता है अपना, जीरो होता है। जिस पॉइंट पे टी यू क्या होता है, मैक्सिमम पर होता है, उस पॉइंट पे एम यू अपना क्या है, जीरो पर है, देखो जीरो पर है एम यू अपना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टी यू मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो क्या होगा, आपसे सिर्फ गिरेगा ही ना, इससे आगे से गिरने लग गया। और जब टी यू गिर रहा होता है उस समय देखो अपना एम यू कैसा है, नेगेटिव है, एम यू नेगेटिव, टी यू जीरो होता है जब मैक्सिमम, टी यू मैक्सिमम होता है, एम यू जीरो होता है। और जब टी यू बढ़ रहा होता है पॉजिटिव होता है, और क्या हो रहा था, बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, बट डिक्रीजिंग रेट से, उस केस में अपना एम यू क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, एम यू कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। बस तो ये था ग्राफ जो आपने समझ लिया है, आई होप समझ आ गया होगा, रिवीजन में आपने काफ़ी अच्छे समझ लिया, और क्लास में तो हमने रेगुलर क्लास में और ज़्यादा डिटेल में समझा था इसको, ठीक है। बट अभी रिवीजन में हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैंने पूरे समझा दिया, ऐसी बात तो नहीं है। अब देखो मेन पॉइंट जो मैंने बताया वो सारे पॉइंट यहाँ लिखे हैं। व्हेन टी यू इंक्रीज, देखो जब टी यू बढ़ता है तो एम यू डिमिनिश, एम यू हमेशा गिरता ही, बहुत गिरा हुआ है एम यू, हमेशा गिरता ही गिरता रहता है। तो टी यू कर्व मूव्स अपवर्ड, तो टी यू पहले ऊपर की तरफ चलता है, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड एम यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एम यू तो क्या शुरुआत से गिर रहा है, तो गिर ही जा रहा है, देखो एम यू अभी देखा ना गिर रहा था, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है गिरते हुए, और टी यू जो है लेफ्ट राइट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बोला है। ओवर दिस ओनली ट्रू व्हेन द लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई, तो ऐसा कब होगा, सिर्फ जब लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। अगर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा तो ये पोजीशन भी हमें देखने को नहीं मिल पाएगी, ये कहता है ये, ठीक है। इनिशियली इट मे बी सो हैपन दैट मार्जिन माइट बी राइजिंग, शुरुआत में एमयू क्या होता है, राइजिंग होता है अलॉन्ग विद द टीयू कर्व फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। व्हेन टीयू रीच द मैक्सिमम, देखो बताया ना, व्हेन टीयू रीच द मैक्सिमम, जब टीयू क्या है अपने मैक्सिमम पर है, जब टीयू क्या है अपने मैक्सिमम पर है, जब टी यू अपने मैक्सिमम पर है, उस केस में एम यू क्या है, जीरो। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, टी यू क्या है मैक्सिमम, एम यू क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वन, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जीरो। एट दिस पॉइंट टी यू कर्व रीच द पीक स्टेज एंड एम यू कर्व इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पे एम यू क्या होता है, एक्स एक्सिस को काट देता है, और टी यू क्या होता है अपने टॉप पर होता है, पीक पर, ठीक है। इसे ही कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी, ये भी कह सकते हो इसे। व्हेन टी यू गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो जब टी यू उसके बाद गिरने लगता है तो एम यू क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, ये बताया मैंने। सो दैट टी यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड एम यू कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस, तो एम यू क्या है, एक्सिस को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। आ जाओ इसके बाद कुछ अजम्पशन है कि क्या बोला गया, ये क्या माना जाएगा, ये कब माना जाएगा ऐसा, जब जो आइटम है हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। सपोज करो कि आप एक बर्गर खा रहे हो, आपने एक बर्गर खाया मैकडी का, और एक बर्गर आपने खुद से बना के खाया, तो दोनों की क्वालिटी में और दोनों के जो टेस्ट है उसमें तो फर्क रहेगा ही रहेगा ना। बोलता होमोजीनियस, सेम हूबहू से वही चीज होनी चाहिए जो आपने पहले बार कंज्यूम करी है वही चीज दूसरी बार कंज्यूम कर रहे हो, ऐसी बात है, ठीक है। दिस यूनिट मस्ट बी रीजनेबल साइज, और रीजनेबल साइज होना चाहिए। आपको प्यास लग रही है, आपने पानी पिया, लेकिन आपको पानी पिलाया कैसे, आपको चम्मच से पानी पिलाया जा रहा है, चम्मच से पीजिए, अरे लीजिए चम्मच से पीजिए, तो भाई चम्मच से पानी पियोगे तो प्यास कैसे बुझेगी, वो तो बल्कि और बढ़ती चली जाएगी, जैसे एक एक चम्मच आपको पिलाते जाएंगे। बोलेगा रीजनेबल साइज, यानी कि आपको सफिशिएंट साइज में मिलना चाहिए जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ वन टाइम गैप बिटवीन वन यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, वन टाइम नहीं है, नो टाइम है यहाँ पे। एक तो ये आपके स्टडी मेट में इतनी गलती दे रखी है ना ICMA वाले ने, ठीक है, सही करो इसको। देयर इज नो टाइम, वन टाइम गैप लिख दिया, वाह बहुत बढ़िया, नो टाइम गैप है, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन वन यूनिट ऑफ कंजम्पशन नेक्स्ट। ऐसा ना हो कि आपने एक बर्गर अभी खाया, एक आप कल खाओगे, नहीं भाई, तुरंत खाओ तुरंत, ये चीज है। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, तो बताया कि आपका ऐसा नहीं कि आप यार टेस्ट बदल गया, अब मेरे को ना बर्गर अच्छा नहीं लगता, मैं अब क्या हो गया हूँ, मैं वीगन हो गया हूँ, अब मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, अब मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, अब मैं हेल्थ कॉन्शियस हो गया, ये सब नहीं चलेगा, ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे, खा रहे हो खाते चलो, ठीक है, ये मतलब है। एक्सेप्शन क्या बोला गया, जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमारी इच्छा उसको और खाने की कम होती जाती है, ये होता है लॉ ऑफ डीएमयू। लेकिन कुछ चीजें दुनिया में ऐसी बनी है जिनका क्या होता है कि कोई चीज मिल जाए मजा आ जाता है, और मिल जाए तो मजा और बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, यानी जितना मिलेगा उतना आपको क्या लगता रहेगा, कम लगता रहेगा। तो पहला कलेक्शन ऑफ रेयर गुड्स,
कुछ चीजें होती हैं जिनका एंटीक आइटम जो होते हैं, वो तो होता है ना कि धूम 2 पिक्चर देखिए ऋतिक रोशन, हाँ कैसे एंटीक एंटीक चलाते हैं, उसको मजा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसी चीजें होती है, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। दूसरा, हॉबीज, आपको गेम्स खेलना पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, आप बस गेम खेले ही जा रहे हो भाई, एक राउंड खेल लिया, दूसरा राउंड खेल लिया, तीसरा राउंड खेल लिया, जितना ज्यादा खेलता है और मजा बढ़ता जाएगा, तो हॉबीज पे काबू नहीं होता लॉ ऑफ डीएमयू का। ठीक है। माइजर्स, माइजर्स का मतलब क्या होता है, जो कंजूस टाइप लोग होते हैं वो, एक तरीके से। मनी एंड गोल्ड, ऐसा तो जितना मिल जाए कम ही है, गोल्ड जितना मिल जाए उतना कम ही लगता है। रीडिंग ऑफ बुक्स, कुछ लोगों की हैबिट होती है, ठीक है, बुक्स पढ़ने की, तो बुक्स पढ़ते रहते हैं तो उन्हें मजा आता रहता है, और जितनी बुक पढ़ते हैं और लगता है ये वाली बुक भी पढ़ूंगा, मैं ये वाली बुक भी पढ़ूंगा, पढ़ता ही जाऊंगा, पढ़ता ही जाऊंगा, पढ़ता ही जाऊंगा। ठीक है, ये चीज होती है। नॉवल वगैरह जो लोग पढ़ते हैं ना, कॉमिक्स वगैरह, वो। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इट्स अ वैल्यू पैराडॉक्स एंड बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लॉज, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिड्यूसमेंट ऑफ वेल्थ। ठीक है, आपको ये नाम याद होना चाहिए और इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन द सक्सेसफुल डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है कि आप पहले से ही क्या कर लो, प्रिडिक्ट कर लो, या पहले से अंदाजा लगा लो कि फ्यूचर में डिमांड किस तरफ रुख मोड़ने वाली है। तो आप मार्केट का आइडिया लगाओ, उसको समझो, अंडरस्टैंड करोगे, तो आप एक फोरकास्ट कर पाओगे। वो चीज यहाँ बोली गई है। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट एट प्रेजेंट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्ट, यानी हम आज ही कल की डिमांड का एक आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ही बोला गया है डिमांड फोरकास्टिंग। इसके मेथड आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट, तो कम से कम। ठीक है, क्या क्या नाम है, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ये कुछ नाम बताए गए हैं। क्या क्या, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ओ भाई एक्सपर्ट से पूछो कि कल क्या होने वाला है, पंजनी ज्योतिष से पूछ लो, एक तरीके से, मतलब राशि के बारे में। और अगर आप कल के बारे में जानना चाहते हो कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कैसे रहेगी, तो आप मार्केट को समझो, एनालाइज करो, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक एनालिस्ट है उनको समझो, उनको सुनो, तो शायद वो सही बताएं। सर्वे कर लो, सर्वे से आइडिया लग जाएगी क्या चलने वाला है। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, देख लो कि बाकी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन सबका क्या ओपिनियन है और आपका क्या ओपिनियन, सब मिलकर के क्या एक सेम ओपिनियन रखते हैं, देखते हो सबका सेम होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल होना आसान रहेगा। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट करके पता कर लो कि यार ये चीज लोगों को भाएगी या नहीं भाएगी, तो लोग इसके लिए तैयार नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैट्स डेटा जो होता है वो लगा लो कि भाई ट्रेंड क्या है और क्या कहता है, उससे गाइड लगेगा भाई ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि चैप्टर नंबर इसी के अंदर खत्म हो गया, 1.3 के अंदर ही। अब आता है आपका सप्लाई। सप्लाई का मतलब आपको पता चलना चाहिए अच्छे से। देखो, डिमांड हमने पढ़ा था, जब हम थियरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कंज्यूमर के पीओवी से। किसके पीओवी से, कंज्यूमर के पीओवी से। लेकिन जब हम सप्लाई पढ़ेंगे तो सप्लाई किसके पीओवी से पढ़ना है, प्रोड्यूसर या सप्लायर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कहता है बस पॉइंट, एक छोटी सी बात। हालांकि पूरा जो सप्लाई का जो यूनिट है, जो सप्लाई का पूरा चैप्टर है, ये हूबहू कैसा है, डिमांड कैसा, बस कुछ चीजों में फर्क है, वही हमें पढ़ना है, उसको समझ लेते हैं तो आपको मजा आ जाएगा। देखो दरअसल तो सप्लाई क्या है, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, उसको ज्यादा फायदा हो। प्रोड्यूसर को फायदा कब होगा, जब वो महंगे में बेचेगा, तो प्राइस जितना ज्यादा होगा सप्लायर उतनी ज्यादा सप्लाई करेगा, और अगर प्राइस कम होगा तो उसको मुनाफा कम होगा, सप्लाई कम करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या देखने को मिला है मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। और भाई डिमांड और प्राइस में कैसा रिश्ता देखा था हमने, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, कंज्यूमर खरीदना ही बंद कर देता है, कम कर देता है, उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। देखो, द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक ऑफ द गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, सप्लाई का मतलब बताओ कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, स्टॉक आपके पास रखा कितना है और सप्लाई के लिए तैयार कितना है, दोनों में फर्क होता है। पहले ये बताइए इसने, सप्लाई का मतलब सम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर मार्केट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे सप्लाई बोला गया। जैसे कहने के चाहता है ये, देखो मानो कि आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी पेन बनाने की फैक्ट्री है, आप मस्त मस्त पेन बनाते हैं, तो आपने पेन बनाया, आपने 1000 पेन बनाए, ठीक है जी, 1000 पेन बनाए, मार्केट में या आपके पास फैक्ट्री में स्टॉक 1000 पेन का है, ठीक है। अब मार्केट में लेके कितना गए, अब मार्केट में 700 पेन लेकर के गए, या आप कहाँ लेके गए, मार्केट में लेके गए, उसमें से बिके कितने या बेच कितने पाए आप, 600 पेन ही क्या हुए, सेल हुए। तो सप्लाई कितनी हुई, 1000, 700 और 600, बताओ सप्लाई कितनी हुई, 1000, 700 या 600। हमने 1000 पेन बनाए और 700 हम मार्केट में लेके पहुंच गए और उसमें से 600 हम बेचने में सफल हो गए, तो एक्चुअल सप्लाई कितनी रही मार्केट के अंदर, ये बताओ दोस्त। एक्चुअल सप्लाई रही आपकी स्क्रीन पर 700।
तो सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि आपके स्टॉक में कितना पड़ा है, ना ही सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपने ओरिजिनली एक्चुअल में सेल कितना कर दिया। सप्लाई का मतलब होता है कि आप ऑफर कितना कर रहे हैं बेचने के लिए, एक्चुअल सेल नहीं। आपके पास सामान कितना है बेचने के लिए, जो आप क्या बेचना चाहते हैं, ये बोला गया है। 1000 मैंने बनाया, लेकिन क्या मैं 1000 बेचना चाहता हूँ? नहीं, मैं तो 700 बेचना चाहता हूँ भाई, मैं ऑफर ही 700 के लिए कर रहा हूँ। तो सप्लाई कितनी कहलाएगी मार्केट में? 700 की। और वो सेल तो क्या एक्चुअल सेल ना भाई, वो तो सप्लाई से मतलब ही नहीं है उसको तो। ठीक है, ये हो गया। सप्लायर क्या कहता है? इज प्रिपेयर्ड बाय अ सेलर टू सेल, यानी सेलर सेल करने के लिए कितना प्रिपेयर किया उसने किसी पर्टिकुलर प्राइस पर और पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। सीधी बात, नो बकवास। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ऐसे हमने पढ़े थे ना कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे कुछ प्यारी प्रीतो, उसी प्रकार से सप्लाई के भी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। तो प्राइस ऑफ गुड्स बता दिया, प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा करने का मन करेगा, प्राइस कम हो सप्लाई करने का मन कम करेगा, सीधी बात है। तो प्राइस ऑफ द गुड्स इज मेन डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। तो प्राइस ऑफ द गुड्स क्या है? मेन डिटरमिनेंट है सप्लाई का। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर गुड्स इफ द प्राइस आर हाई एंड दे सप्लाई फ्यूअर गुड्स व्हेन द प्राइस आर लो। पहले बता दिया मैंने, ठीक है। चलो फिर गोल ऑफ द फर्म, सेकंड पॉइंट क्या है? गोल, पर्पस, एम, मोटिव ऑफ द फर्म। अगर फर्म चाहती है कि उसे मार्केट शेयर कैप्चर करना ज्यादा, यानी वो मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाना चाहती है, तो वो ज्यादा सप्लाई करेगी, और अगर मार्केट में शेयर को कम करे तो सप्लाई कम कर देगी। तो ये चीज लिखी है। फर्म में ट्राई टू वर्क ऑन वेरियस गोल्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट देन हायर द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी। जितना ज्यादा सेल करेंगे तो उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंड द हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फर्म प्राइस। इनपुट प्राइस, सोचो आप कुछ चीज बनाते हो, उसको बनाने के लिए आपको कोई रॉ मटेरियल लगता है, वो रॉ मटेरियल अगर महंगा हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, आप प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। प्राइस बढ़ाओगे तो शायद आपकी कंज्यूमर डिमांड ना करे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इनपुट के बढ़ने से क्या होता है? चीज महंगी हो जाती है, और जब महंगी हो गई चीज तो हम बना ही नहीं रहे जाओ। तो इनपुट जैसे आएगा, इनपुट का प्राइस बढ़ेगा, वैसे हम क्या कर देंगे? सप्लाई को कम कर देंगे। तो प्रोड्यूसर सप्लाई मोर व्हेन द इनपुट प्राइस आर लो। देखो सप्लाई ज्यादा कब होती है? जब इनपुट के प्राइस कम होते हैं। और दैट लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट हायर इनपुट प्राइस राइज एंड सप्लाई इज रिड्यूस। इनपुट का प्राइस ज्यादा, सप्लाई इज ऑटोमेटिक कम। टेक्नोलॉजी, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है जो हेल्प कर रही है इनपुट को बचाने में और आपकी कॉस्ट को कम करने में, और प्रोडक्टिव भी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी? नई और जो इंप्रूव टेक्नोलॉजी है उससे सप्लाई ज्यादा होगी। और कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उससे सप्लाई कम ही होगी, और कोई पुराना सामान क्या होगा? वेस्ट भी का ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ये सिंपल है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अपने फेवर में है तो सप्लाई बढ़ेगी, और अपने फेवर में नहीं है सप्लाई कम हो जाएगी, सीधी बात। ठीक है। टैक्स एंड सब्सिडी है, अगर सरकार हमें सब्सिडी दे रही है तो आप और सप्लाई और क्या करो? सप्लाई करो। या टैक्स हमारे लिए कम कर देगी, भाई इस बैकवर्ड एरिया में आपको सप्लाई करनी है तो आपको हम टैक्स में माफी देंगे, सप्लाई करेंगे ज्यादा ज्यादा, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो हायर टैक्स ऑन गुड्स डिस्करेज, और टैक्स अगर ज्यादा लगा देंगे तो हम डिस्करेज हो जाएंगे, तो हम सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट इनकरेज प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर, सीधी बात। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में जो सामान हम बेचते हैं उसके दाम बढ़ने वाले हैं और लोग महंगे में खरीदेंगे, तो हम तो फ्यूचर में ही बेचेंगे ना, एज सप्लायर। हम आज तो बेचेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे? हमें बेचने, हम सप्लाई आज कम कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम फ्यूचर में बेचेंगे, और आज अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है और आज महंगी बिक रही है कोई चीज, तो हम आज ज्यादा बेचेंगे, तो सप्लाई आज ज्यादा कर देंगे। तो ये देखो, ठीक है। इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट एन इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी देन विल सप्लाई लेस एट प्रेजेंट प्राइस एंड होल्ड ऑफ द स्टॉक। तो क्या कर लेंगे? होर्डिंग कर लेंगे, और जब फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगा तब निकालेंगे। होर्डिंग का मतलब जमाखोरी कर लेना, अपने पास स्टॉक बना के रख लेना, और अभी सामान बेचना नहीं। तो ये चीज होती है, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अदर कमोडिटी पर डिपेंड करता है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने देखे थे, देखो उस प्रकार से। अब इसका एग्जांपल अब मैं आपको देता हूँ। जैसे कि क्या है, आपका एक खेत है, इस आधे खेत में आप क्या करते हो? वीट उगाते हो, तो इसमें राइस उगाते हो, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, वीट आप बेचते हो 15 रुपए में, ठीक है, और राइस भी बेचते हो 15 रुपए में पर किलो के हिसाब से, तो इसलिए आप बराबर बराबर कर रहे हो अभी। लेकिन खुद सोचो, ऐसा दिन आ जाए एक जहां पर आप क्या कर रहे हो? राइस बेच रहे हो 25 रुपए पर केजी में। ओ माय गॉड, मजे ही मजे, 25 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो खुद सोचो, एज अ प्रोड्यूसर मेरा मुनाफा ज्यादा किस में है? राइस में है ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करूंगा, मेरे पास ये जो खेत है इसमें मैं जो ज्यादा क्या करना चाहूंगा, फिर इसमें मैं ज्यादा यूटिलाइजेशन करूंगा किसका?
इसका करूंगा राइस का, तो मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे रिसोर्सेज थे जो वीट में लग रहे थे उन्हें उठा करके मैं कहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, राइस में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो कहूँगा भाई ये ज्यादा होगा, इसके थोड़ा सा कम कर दो। ये चीज जान लीजिए, जैसे अदर कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा मिल रहा होगा तो हम वो ज्यादा बनाएंगे, और जो सस्ती मिल रही है, सस्ती हम बेच रहे होंगे, उससे रिसोर्स निकाल करके उसमें लेकर के शिफ्ट कर देंगे। ये चीज है। तो यूजुअली एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी makes the production of the commodity whose price has not risen relatively less attractive। तो वीट हमारे लिए क्या हो गया, लेस अट्रैक्टिव हो गया, सीधी बात। एंड वी दस एक्सपेक्ट द अदर थिंग्स रिमेन द सेम, और यहाँ ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देन द सप्लाई ऑफ वन कमोडिटी फॉल द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड राइस। तो भाई उसके प्राइस बढ़ गए तो हम वो बनाएंगे और वो ही बेचेंगे ज्यादा, इसको कम कर देंगे। ठीक है। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट में फर्म्स अगर ज्यादा होंगी तो सप्लाई ज्यादा हो गया, कम, मार्केट में फर्म्स ज्यादा है तो एज अ मार्केट के पॉइंट ऑफ सोचो कि भाई अगर जहां पे 10 फर्म है और 10 फर्म्स अगर क्या एक पेन बेचती हैं तो 10 फर्म पेन बेच पाएंगी ज्यादा, मार्केट में ज्यादा पेन होंगे। लेकिन भाई अगर एक ही फर्म है जो सिर्फ पेन बेचती है तो सिर्फ कितना ही कैपेसिटी में उनके पास हो, बट उतना तो बना ही नहीं पाएंगे, तो 10 बना पाएगी, टाइम तो उतना ही सबके पास, तो वही वाली बता जाएगी। तो सिंस द मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ द टोटल सप्लाई मेड बाय इंडिविजुअल फर्म एंड द सप्लाई वेरी विद द चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म। ठीक है, डिक्रीज द नंबर ऑफ फर्म रिड्यूस द सप्लाई, कम नंबर होंगे फर्म के तो कम सप्लाई होगी, नेचुरल फैक्टर। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द फेवरेबल वेदर कंडीशन, अगर मौसम अच्छा रहा सप्लाई ज्यादा करेंगे, मौसम अगर खराब हो गया, खराब मतलब कि बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो हमारी सप्लाई खराब हो जाएगी ना, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं सही तो कैसे बेचेंगे, तो भी डिपेंड है। ठीक है, जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, एक्सट्रीम वेदर हो गया, पेस्ट डिजीज डिस्टर्ब क्रॉप प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल सप्लाई, दिस विल इफेक्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इससे क्या होगा, हमारी जो गुड्स की सप्लाई है वो इफेक्ट होगी ही होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई इट जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई भी किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। एंड लॉ ऑफ सप्लाई कहता क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई हमसे कहता है कि भाई ये वो लॉ है जो रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, किसके बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच, और लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इसका बताता था। तो ये चीज है, इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, यानी सप्लाई एंड प्राइस में रिश्ता बताता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अच्छा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, सेटरिस वेरी, बस ध्यान रखना, ये पूछ सकते एमसीक्यू में। इफ द प्राइस राइज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज, इफ द प्राइस फॉल सप्लाई ऑल्सो फॉल, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, इसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी ज्यादा करेंगे, प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम कर देंगे। इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ध्यान रखना किसके बीच में रिश्ता है, प्राइस एंड सप्लाई के बिना, की सप्लाई एंड प्राइस के बीच में। दोनों का मतलब कैसे अलग होता है, क्योंकि जो पहले होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो बाद में होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे सप्लाई किस पर डिपेंडेंट है, प्राइस पर। ठीक है, इसलिए बोला गया प्राइस और सप्लाई पे, ना कि सप्लाई एंड प्राइस। चलो, ये फंक्शन रखा सप्लाई का जो ऊपर पढ़ के आए थे वही सब है, सप्लाई का स्केड्यूल देख लेते हैं इसी बात पे। तो सप्लाई भी क्या होती है, डिमांड के दो प्रकार की, तो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड जैसे हमने वहां देखा था, वैसे इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई यहाँ देखने को मिल जाता है। खुद देखो, अगर कोई चीज 500 रुपए की है तो मानो किसी जीरो सप्लाई हो रही है, भाई 1000 की है तो 10, 1500 की 30, 2000 की 55, ऐसा करके देखो प्राइस बढ़ता जा रहा है, सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इंडिविजुअल सप्लाई की एक आदमी की बात करें, एक आदमी है, एक फर्म की, एक प्रोड्यूसर की। और वहीं अगर बात करें तुम्हारे मार्केट सप्लाई की, तो मार्केट में जितने भी सप्लायर हैं सबको जोड़ देंगे और मार्केट सप्लाई कर मिल जाएगा। और डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए क्या रहेगा इसका, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड कर्व रहेगा, लेफ्ट टू राइट। सेम मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, ये तो फुद्दू चीज है। ठीक है, देख लो इसको, कुछ नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई कहां पे अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लैंड और एग्रीकल्चर गुड्स वहां पे अप्लाई नहीं होता भाई, जमीन पे और एग्रीकल्चर गुड्स पे। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स द सप्लाई कर इज पैरेलल टू वाई, क्योंकि वहां पे तो जो जमीन है वो जमीन तो उतनी है, इंडिया को जो जमीन मिली है वो तो उतनी है ना। अभी थोड़ी कि पाकिस्तान और चाइना पे कब्जा करके जमीन हड़प ले उनकी, वो तो नहीं, पॉसिबल नहीं है इतना आसानी से। तो हमें जो जमीन मिली है वो तो हमारी जमीन है, उसको थोड़ी बढ़ा सकते हैं भाई, तो इसलिए लैंड को हम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए लैंड की सप्लाई इतनी फिक्स। ठीक है, दूसरा रेयर गुड्स, भाई जो रेयर गुड्स हैं उनकी सप्लाई तुम कहाँ से बढ़ाओगे, वो पहले ही रेयर हैं, जितने थे आ चुके तभी तो रेयर हैं, वरना और कहाँ ही मिल रहे हैं, तो मुश्किल ही है। ठीक है, उनका भी क्या होगा, पैरेलल टू ओवाई होगी। ठीक है, ओवाई मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर वाला पॉइंट सुन लो, ये थोड़ा सही है।
लेबर की सप्लाई भी नहीं बढ़ाई जा सकती। क्यों? क्योंकि जब आप लेबर को पैसा दोगे, शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, ज्यादा काम करेगा, लेकिन आप उसे कहोगे और पैसा ले लो बेटा, 8 घंटे के मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, 8 घंटे काम करना है, मजे ही मजे लो, ठीक है। मैंने कहा मैं तुम्हें 2000 रुपए देता हूँ, तुम्हें 10 घंटे काम करना है। अरे वाह, तुमने कहा अरे सर क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 3000 रुपए देता हूँ, तुम्हें दिन के 20 घंटे काम करना है, ठीक है, और इससे भी ज्यादा करोगे तो मजा आ जाएगा। मैं तुम्हें 4000 रुपए देता हूँ और जाओ तुम दिन के 23 घंटे काम करो, जाओ 1 घंटा तुम्हें दिया आराम करना। लेकिन तुम इस पॉइंट पर पहुंचते क्या कहोगे, नहीं यार अब पैसा बहुत कमा लिया मैंने, अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे को सुकून चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए। तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कोई बात नहीं सर, अब आप पैसा बढ़ा दो लेकिन मैं काम नहीं करूँ, मेरे को मेरा खाली समय चाहिए, मेरे को मेरा लेजर टाइम चाहिए। तो वही चीज की गई है यहाँ पे, देखो इन केस ऑफ लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग, तो लेबर के सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है, बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज इफ द वेज लेवल इज इंक्रीज सप्लाई ऑफ द लेबर ऑल्सो इंक्रीज। तो शुरुआत में देखो आप तैयार हो गए थे 8 से 10 घंटे आने के लिए, मजा आ गया आपको, मैंने करे तो पैसों का लालची, इसको और पैसों काम कराओ पूरे दिन, ठीक है। बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज इफ द वेज आर इंक्रीज पीपल विल सब्स्टिट्यूट लेजर फॉर पेड वर्क टाइम, तो सप्लाई ऑफ लेबर विल बी डिक्रीज। तो वो क्या बोला कि आगे चल के जैसे आप 4000 पहुंचे तो अब सर बहुत पैसा कमा लिया, अब मेरे को ना खाली समय चाहिए, अब मैं काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 8 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई आराम करने की भी तो आपको मजे चाहिए ना जीवन में, तो वाली बात आ जाती है इसके अंदर। फिर बात करते हैं चेंज इन सप्लाई, ये भी सेम है, हमने देखा था चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। चेंज क्वांटिटी सप्लाई जस्ट लाइक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन सप्लाई बोलते हो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, पूरा कॉन्सेप्ट हूबहू सेम है। अगर प्राइस की वजह से प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगी तो बोलेंगे एक्सट्रैक्शन या एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन या एक्सटेंशन, एक्सट्रैक्शन नहीं एक्सपेंशन बोल लो इसको, ज़्यादा सही रहेगा, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। और प्राइस कम होगा और सप्लाई भी कम होगी तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वही बात खत्म। तो इनमें क्या होता था हमारे, याद करो मूवमेंट होता था, सेम मूवमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा तो राइटवर्ड मूवमेंट होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट मूवमेंट होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से चेंज होगा, अदर फैक्टर से अगर चेंज होगा तो क्या होगा हमारा, तो चेंज इन सप्लाई होगा, और क्या वहां पे क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई, अगर बढ़ी है सप्लाई तो, और अगर अदर फैक्टर से सप्लाई कम हुई तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई, बस ये चीज है। और इसमें क्या होता है अपना शिफ्ट होता है, और कम हुई है सप्लाई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बढ़ी है तो राइटवर्ड शिफ्ट, ये हो गई पूरी बात, ठीक है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, फटाफट से रीड कर लो। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस, किसकी वजह से, प्राइस की, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात यही कि किसकी वजह से बोल रहा है, प्राइस की वजह से बोल रहा है। अगर प्राइस की वजह से क्या हो रहा है, चेंज इन सप्लाई हो रहा है, और सप्लाई क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्सटेंशन होगी। सप्लाई बढ़ गई अगर प्राइस की वजह से, यानी प्राइस बढ़ा और सप्लाई बढ़ गई तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। और अगर प्राइस सप्लाई हमारी कम हो गई तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको समझाया इसने ग्राफ से, आप देख सकते इंक्रीज एंड डिक्रीज सप्लाई, वही चीज है। वैन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर भी पड़ते हैं, सारे फैक्टर ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई तुम्हारी, इनपुट हो गया, ये सब फैक्टर पड़े थे जो, इन सब की वजह से अगर क्या हो रहा है, सप्लाई मेरी बढ़ रही तो इंक्रीज और कम हो रही तो डिक्रीज बोलेंगे, ठीक है। देखो चेंज इन एनी ऑफ डिटरमिनेंट दैट लीड्स टू चेंज इन सप्लाई, दीज चेंज आर सप्लाई कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई, ठीक है। सप्लाई ऑफ सिंगल सप्लाई कर्व इज नॉट इनफ, इट मींस न्यू सप्लाई कर्व आल्सो फॉर्म, यहाँ पे नया सप्लाई कर्व बनता है, नहीं शिफ्ट होता है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, बताया था पिछली क्लास में कि ये सप्लाई कर्व है, तो अब आप या तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये नया कर्व यहाँ मिल जाएगा। और मूवमेंट में क्या था, आप पहले इस पॉइंट पर थे फिर आप इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, या आप इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ आ जाओगे, यहाँ से यहाँ चले जाओगे, बस ये एक चीज़। इसमें क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे। इसमें क्या वाटर पार्क वाला झूला चेंज हो जाता है शिफ्ट में, चेंज इन सप्लाई में सेम चेंज इन डिमांड कॉन्सेप्ट हूबहू डिट्टो, इसको आप वहीं से ही पढ़ सकते हैं, बस नाम चेंज करना है, डिमांड की सप्लाई लगा देना, ठीक है, ओके। व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीज द न्यू सप्लाई कर्व इज फॉर्म टुवर्ड्स राइट टू द ओल्ड सप्लाई कर्व, राइट में ना नया, मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब लेफ्टवर्ड जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है सप्लाई, ये कहना चाह रहा है बस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने देखा था उसी प्रकार से क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है, यानी सप्लाई में कैसा चेंज आएगा,
प्राइस को चेंज करने से सप्लाई में कितना चेंज आएगा, सप्लाई किस तरह से क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, और कितना रिस्पॉन्ड करेगी वो देखना है हमें, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसके अंदर। तो वही फॉर्मूला क्या बन गया, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो प्राइस आएगा, आप कोई और इलास्टिसिटी निकाल तो आपको वो नीचे पॉइंट जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है या अदर गुड्स है तो वही आ जाएगा। ठीक है, या अगर कुछ इनकम वाला है तो वही आ जाएगा, बस ये चीज़ है। और यहाँ भी क्या होती है, 5 प्रकार की इलास्टिसिटी हो सकती है। अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा तो ये सप्लाई कैसी है, अनइलास्टिक, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा, भाई सप्लाई तो उतनी की उतनी है, अनइलास्टिक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे होता है E इक्वल टू 0, और हमारे प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं करा हमने और सप्लाई में अंधा चेंज हो गया, तो इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे ई कैसी होती है, ईडी कैसी होगी हमारी, इनफाइनाइट। और हमने प्राइस में थोड़ा चेंज करा, प्राइस में हमने चेंज करा 10% का सिर्फ, ठीक है, और सप्लाई में चेंज कितना आ गया, 30% का। तो सप्लाई में ज्यादा चेंज आया ना कंपैरेटिवली, तो इसको बोलेंगे हाईली इलास्टिक। और अगर उल्टा होता, हमने प्राइस में 30% का चेंज और सप्लाई में सिर्फ 10% का चेंज, यानी कम चेंज हुआ है, तो बोलेंगे लेस इलास्टिक। और सोचो प्राइस में भी 50% का चेंज करा, सप्लाई में भी 50% का चेंज हो गया उसकी वजह से, तो बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, यानी ईडी इक्वल टू 1। तो ये सब देखा है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। तो वो रीड कर लो इसे फटाफट से। When the price is constant, if there is a change in supply, प्राइस में कोई चेंज नहीं और सप्लाई अपने आप ही चेंज हो गई बैठे ठाले, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। इट मीन्स द सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के बिना भी चेंज होता है। देखा ना हमने वो एग्जांपल देखा था हमने, कौन सा वाला, व्हीट और राइस वाला भी पढ़ा था ऊपर। तो वही चीज है कि व्हीट ने तो कुछ नहीं करा ना, राइस महंगा बिकने लगा तो व्हीट की सप्लाई क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक हो तो बिना प्राइस के चेंज से कम हो गया। हेंस ES इज इनफाइनाइट, द सप्लाई कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल टू OX, यानी पैरेलल टू X एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे प्राइस में कितना भी चेंज कर लो सप्लाई उतनी की उतनी ही लोग कर रहे हैं। व्हेन द प्राइस इज चेंज एंड इफ देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इट मींस द प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज बट द सप्लाई इज कांस्टेंट। ऊपर वाले में क्या था, अपना प्राइस कांस्टेंट था, सप्लाई में अंधा चेंज होता है, यहाँ पे प्राइस में अंधा चेंज हो रहा है पर सप्लाई कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो इलास्टिक ऑफ सप्लाई कैसे होगी, जीरो हो जाएगी, सप्लाई कर्व इन OY यानी Y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है ना, चाह रहे हैं। फिर रिलेटिवली इलास्टिक, when there is a change in supply is more than the proportional change in price, यानी सप्लाई में चेंज हुआ 20% का और प्राइस में चेंज कितना हुआ, सिर्फ 10% का। तो ज्यादा चेंज किस में, सप्लाई में ना, तो क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू ग्रेटर देन 1। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हियर द वैल्यू ऑफ इज द इन केस ऑफ अपवर्ड लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यहाँ पे कुछ भी कर लो, प्राइस में चेंज हुआ 20% का, सप्लाई में चेंज हुआ सिर्फ 10%, तो इनइलास्टिक हो गया, बस सीधी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हेंस लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा रहेगी इलास्टिसिटी इसकी। ठीक है, इसका भी स्लोप कैसा रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी बराबर का ही चेंज आ रहा है दोनों में। proportionate change in supply is equal to the proportionate change in price, it is said to be the unitary elastic supply, it means the change in the supply and change in price are same, यानी दोनों में क्या बराबर का है। here the value of elasticity is unitary elastic supply, also known as downward from left to right, ये बोला जा सकता है। हाँ, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसके भी कुछ अपने क्या फैक्टर है, कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। नेचर ऑफ द कमोडिटी, डिपेंड करता है कमोडिटी का नेचर कैसा है। अगर पेरिशेबल नेचर का है तो लेस इलास्टिक होगा, ठीक है, और अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो विल बी मोर इलास्टिक, ये चीज है। टाइम फैक्टर होगा, अगर ज्यादा टाइम है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, टाइम नहीं है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चाहता है व्हेन देयर इज अ लॉन्ग पीरियड इलास्टिसिटी विल बी मोर और व्हेन शॉर्ट पीरियड विल बी लेस। तो ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बताओ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि टाइम फैक्टर की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ज्यादा कब होगी, व्हेन टाइम फैक्टर ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, कम होगा तो कम होगी, सीधी बात है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, इफ देयर आर मोर फैसिलिटी देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, और अगर नहीं तो छोटी होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस इलास्टिसिटी सप्लाई विल बी ज्यादा। ठीक है, बस।
इफ नेचर ऑफ इनपुट, इफ द इनपुट आर अवेलेबल इन द मार्केट देर इज मोर इलास्टिक सप्लाई, अदरवाइज लेस इलास्टिक। अगर मार्केट में अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नहीं है तो इलास्टिसिटी भाई मिलियन रेयर गुड है तो खरीदनी पड़ेगा महंगे आइटम में, ये चीज़ है तो बेचना ही पड़ेगा। रिस्क टेकिंग, इफ द एंटरप्रेन्योर टेक द रिस्क द इलास्टिसिटी सप्लाई देयर विल बी मोर अदरवाइज लेस। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा आइटम लेंगे तो इलास्टिसिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, सीधी बात है। तो हो गया बढ़िया, राइट राइट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम लेवल कब मिलेगा, देखो इसका मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। प्राइस इक्विलिब्रियम कि प्राइस और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई उस पॉइंट पे बिके जहां पर दोनों खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। मैं बताता हूँ 10 20 30 40, हमें एक आइसक्रीम खरीदनी है, ठीक है, तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, यानी क्या दे रखा है, हमें क्वांटिटी दे रखी है। कंज्यूमर कह रहा है मैं 10 रुपए पे कितनी आइसक्रीम खरीदूंगा भाई साहब, मैं 10 रुपए 5 आइसक्रीम खरीदूंगा। अच्छा 20 पे कितनी खरीदेगा भाई 4, 30 पे 3, 40 पे 2, 50 पे 1, ओके। और सब सप्लायर कह रहा है मैं 10 रुपए भाई 10 रुपए पे एक ही आइसक्रीम बेचूंगा भाई, मेरा फायदा नहीं है, 20 पे सिर्फ 2 ही बेचूंगा, 30 पे 3 बेच लूंगा, चलो 40 पे 4 और 50 पे 5। क्या लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करा मैंने, हाँ करा है। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। क्या लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करा मैंने, हाँ करा, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, और प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी अपनी कम हो रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो गया। अब हमें देखना है वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा प्राइस है जहां पर कंज्यूमर और सप्लायर दोनों एग्री कर जाएंगे और दोनों खरीद लेंगे और बेच लेंगे, एक दूसरे के साथ सौदा कर लेंगे। कौन सा पॉइंट है, देखो 10 रुपए पे कंज्यूमर कह रहा है मैं तो 5 खरीदूंगा, देना है तो दो वरना मत दो। सप्लायर कह रहा है मैं दूंगा ही नहीं, मैं एक ही दूंगा, खरीदना है तो खरीदो, चलो तेज हो लो। तो उस प्रकार से 20 पे बोला भाई कंज्यूमर ने, मैं 4 खरीद दूंगा भाई, देखो चलो कोई बात, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सप्लायर कह रहा है मैं बेचूंगा ही 2 भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, तो यहाँ भी सौदा नहीं हो, दोनों घर चले गए। लेकिन जैसी नौबत आई 30 वाले पॉइंट की, जैसे 30 रुपए बोला, कंज्यूमर कह मैं 30 पे 3 खरीदूंगा, सप्लायर कह मैं 30 पे 3 ही तो बेचूंगा, अरे जी लो मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारकबाद, मुबारकबाद बांटो, मिठाइयाँ बांटो। तो ये वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, और मार्केट में प्राइस सेट हो जाएगा कौन सा, 30 रुपए का, ठीक है। इसी प्राइस को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है भाई साहब, ये बात है, ओके। इससे ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है ना, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, गलत बात है ये। और इससे नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो इसको क्या बोल देंगे, एक्सेस सप्लाई। तो ये बात ध्यान रखना, छोटी सी बात है, चलो नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। तो क्लियर है ना, बोल दिया उसने, ठीक है। तो ये बता दिया इसने, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड, ठीक है। ग्राफ से समझाया उसने कि जो ऊपर वाला एरिया है वो एक्सेस सप्लाई और नीचे वाला एरिया एक्सेस डिमांड, ठीक है बस। और शेड्यूल में जो ऊपर वाला एरिया वो एक्सेस डिमांड और नीचे वाला एक्सेस सप्लाई, बस ये हो गया बस सबका खत्म, इसको समझाया हुआ उसने। देखो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है, द कांस्टेंट प्राइस या अनचेंज प्राइस, बट द इक्विलिब्रियम प्राइस कैन ऑल्सो बी चेंज, बट चेंज तो हो सकता है ना, ये तो कहने क्या था कि चेंज नहीं होगा, बट चेंज तो हो ही सकता है। देयर इज अ टोटल चेंज इन डिमांड एंड टोटल चेंज इन सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई दोनों में ही चेंज आएगा तब तो चेंज हो ही जाएगा ना इक्विलिब्रियम प्राइस में, तो वो चीज़ है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग केस, तो कुछ केस में बताया गया आपको, यहाँ बताया गया सप्लाई कांस्टेंट है बट डिमांड चेंज, तो प्राइस क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, सप्लाई क्या अपनी कांस्टेंट है और डिमांड चेंज हो रही है। देखो क्या बोला इसने, बताने दे रहा क्या होगा, है ना, नया प्राइस क्या होगा, नया पॉइंट क्या होगा। ये हो गया पुराना वाला पॉइंट, यानी मान लेते हैं ये प्राइस है अपना 10 रुपये और क्वांटिटी कितनी है 5 रख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, सप्लाई को कांस्टेंट रख रहे हैं इस वाले पॉइंट में, ठीक है। सप्लाई का ग्राफ ये वाला है, सप्लाई तो कांस्टेंट है, क्या हुआ डिमांड में चेंज हो गया। तो अगर सपोज करो कि डिमांड मेरी बढ़ गई, डिमांड कैसे बढ़ गई, मान लो प्राइस की वजह से शिफ्ट, चलो ठीक है, द प्राइस मूवमेंट आर एज फॉलोज। तो देखो अब हमारी डिमांड कितनी हो गई, मान लो डिमांड हमारी यहाँ बढ़ गई, चलो तो डिमांड का ग्राफ मिल गया मेरा नया। सोचो नया वाला इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो गया मेरा, ये हो गया इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बेचनी है, खरीदनी है, 5 से तो ज़्यादा ही होंगे ना, 6-7 6 रख लेते हैं। और प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे प्राइस भी क्या रहेगा 10 से ज़्यादा रहेगा, 12 रख लेते हैं। तो जैसे ही क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड का, इसका डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ,
तो उस केस में इफेक्ट क्या हुआ, मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ गया और मेरी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई। ठीक है, ये चीज कहना चाहते हैं वो, देखो बस ये एक बात है। उसी प्रकार से अगर अगर क्या होता, अगर मेरा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड हो जाता तो क्या इंपैक्ट पड़ता, देखो तो नया वाला इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो यहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, तो 10 से कम प्राइस आता और क्वांटिटी भी 5 से कम आती। तो जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता डिमांड कर्व मेरा, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी कम हो जाता और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी कम होती है, तो नया वाला इक्विलिब्रियम लेवल मेरे को मिल जाता है इस प्रकार से। तो ये कहना चाह रहे हैं नया वाला इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई का पोर्शन, जो कि आपके लिए रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए जून 25 में जो आप देने वाले हैं, उसके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा है और इतना बहुत है, इतना अच्छे से कर लोगे तो और वो मोस्टली पूरे खत्म होगा, सारे टॉपिक कवर हमने कर ही लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और कोई डाउट आए तो कमेंट में आप इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।